हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, 12th फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाता रहता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क ला सकें। देखिए, हमारा टारगेट है अब की बार 90% प्लस पार। तो देखिए, ऐसे में इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स के 4 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में हैं और आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से जो कि न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार में प्रवाहित धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको तार में प्रवाहित धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कहा गया, तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट का मतलब जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है। तो जो कुछ दिया है पहले उसे आप लोग लिखिए। तो A इक्वल टू हमें दिया गया है, A मतलब एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें दिया गया है I, तो I इक्वल टू दिया गया है 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर। अब आपको निकालना है धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जे से। जे इक्वल टू हमें यहां पर निकालना है, ठीक है। जे हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला लगाइए जो मैं आपको धारा घनत्व में मैंने बताया था जब मैं आपको धारा घनत्व का डेफिनेशन बता रहा था। तो धारा घनत्व जे इक्वल टू होता है I/A, ठीक है, I/A। धारा घनत्व जो J होता है, J इक्वल टू I/A होता है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल के, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में वैद्युत धारा कितनी बह रही है वही उस पदार्थ का धारा घनत्व होगा, ठीक है। तो J इक्वल टू I/A, ये एक फार्मूला होता है धारा घनत्व का, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। अब देखिए J हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। I की वैल्यू हमें दी गई 3.2, तो 3.2 लिखेंगे अपान A दिया गया है 2 × 10⁻⁻6, तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखिए J इक्वल टू हम लिखेंगे, अब 2 से अगर हम 3.2 को काटे तो कितना आएगा बताइए। जैसे ये 32 मान लीजिए 2 है तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। कितना आ जाएगा 16, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 3.2 को जब हम 2 से काटेंगे तो 1.6 आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऊपर 1.6। अब ये है नीचे जो 10⁻⁻6 है, इसको हम अगर ऊपर ले जाएं तो ये +6 हो जाएगा, तो × 10⁻6, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा धारा घनत्व, और धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला जो आपका न्यूमेरिकल है ये लग चुका है, बस ये लग गया। J इक्वल टू I/A, I की वैल्यू हमने रखी, A इतना था, इसको हमने काटा 1.6 आया, जो नीचे 10⁻⁻6 था इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस में है तो ऊपर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आ गया। देखिए धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि I है क्या, सूत्र से देखिए अभी मैं मात्रक निकाल दूंगा। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपका मात्रक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए, ठीक है। देखिए ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि ऐसे 2 पदार्थ बताइए जिनकी प्रतिरोधकता जो है वो ताप बढ़ाने पर घटती है। तो वो कैसे पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ होते हैं अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। अब वो पदार्थ कौन कौन से होंगे, जैसे आपका हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम, और आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे 2 पदार्थ जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। समझ में आया। अब ये था आपका क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा है ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल आपको कोई नहीं बताता।
देखिए सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि सिल्वर का कोई तार है जिसका 27.5 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हो तो उसका प्रतिरोध 2.1 ओम है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो तो उस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। अब सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक बताइए। तो जो कुछ दिया गया है पहले उसे लिखिए, डरिए मत। तो दिया गया है हमें सबसे पहले प्रतिरोध, ये देखिए पहला प्रतिरोध दिया गया है R1 हमें दिया गया है कितना 2.1 ओम, 2.1 ओम। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर कि ये क्या है 27.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये T1 है, यानी कि पहला टेम्परेचर मान लेते हैं, ये आपका 27.5, ठीक है, सॉरी पहला आपका कितना है यहाँ पर T1 27.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए R1 कितना दिया गया 2.1 ओम और T1 कितना है 27.5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए ये, ठीक है 27.5। अब देखिए दूसरा प्रतिरोध क्या है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो हम लिखेंगे R2 इक्वल टू हमें दिया गया है 2.7 ओम। देखिए यहाँ पर 2.7 ओम, और T2 कितना दिया गया है, T2 भी हमें दिया गया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रतिरोध है 100 डिग्री, सॉरी दूसरा ताप है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई हैं। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है, तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इक्वल टू हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। ठीक है, एनसीईआरटी, इसीलिए इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए फार्मूला सिर्फ आपको एक लगाना है, बस काम बन जाएगा, क्योंकि प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू होता है R2 माइनस R1, यानी कि दूसरा प्रतिरोध माइनस पहला प्रतिरोध अपान, फिर से R1 लिखेंगे एक बार और लिखेंगे T2 माइनस T1। ठीक है, देखिए ये फार्मूला होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, इसी पर रख दीजिए, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। यहां पर मैं लगा देता हूं, R2 कितना है 2.7 ओम, सॉरी 2.7 केवल लिख देते हैं, ओम लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, माइनस R1 कितना है, देखिए ऊपर ये 2.1 ओम अपान यहां पर R1 कितना है, R1 मैंने भी आपको बताया 2.1 ओम इंटू T2 कितना है, T2 हमें देगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस T1 कितना है 27.5। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका ये लग जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2.7 में से 2.1 जाएगा, बताइए कितना बचेगा 0.6, कितना बचेगा 0.6 अपान ये 2.1 ऐसे ही रहेगा गुड़े, देखिए 100 में से 27.5 घटाइए कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 72.5। ठीक है, अब इसी का गुणा कर देंगे सबसे पहले, तो देखिए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.6 अपान 2.1 और 72.5 का गुणा करेंगे। अब देखिए जब हम इनका गुणा करेंगे 2.1 गुणे 72.5 का, तो आपका आएगा 152.25। ठीक है, 152.25, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम 0.6 को 152.25 से भाग देंगे, तो आपका अल्फा इक्वल टू फाइनली आ जाएगा 0.0039। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को ब्रैकेट में, ठीक है, इनवर्स, ये आपका आ जाएगा वैल्यू, यही आपका होगा प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, फार्मूला याद रखिएगा, यही फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने यहां पर दिया गया है। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1, इस फार्मूले को लगाइए, आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक आसानी से निकल जाएगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर निकाला है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। यानी कि किरचॉफ का धारा नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ के पहले नियम को हम किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं किरचॉफ का पहला नियम लिखिए। तो पहला नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, लिखिए किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ
वैद्युत परिपथ की किसी संधि की किसी संधि, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ठीक है, आई होगा धारा इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यही है आपका किरचॉफ का नियम, ठीक है। यानी कि ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है जो कि जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है। तो यही होगा बीजगणितीय योग का चिन्ह। तो यही कहा गया कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो सिग्मा आई क्या है आपका वैद्युत धारा, तो सिग्मा आई इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया। तो ये होगा बीजगणितीय योग का चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं सिग्मा। तो धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ये 0 है, ठीक है। तो यही है किरचॉफ का पहला नियम। इसे मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा चित्र के साथ, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किरचॉफ का नियम, तो देखिए किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। तो इतना आपको आज याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।